गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश अपवर्तन के बारे में और उसके नियम को देखने वाले हैं। और हमारा पिछले वीडियो में प्रकाश अपवर्तन के कुछ जो है महत्वपूर्ण सवाल जो है और उनके बारे में कुछ जानकारी हम दे चुके हैं। अब इस दूसरे चैप्टर है, इसमें प्रकाश अपवर्तन के नियम को देखेंगे। प्रकाश अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला, आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये नियम। और दूसरा नियम को अब हम देखने वाले हैं। पहला नियम तो हमने लिखा दिए हैं और दूसरा नियम को आज देखने वाले हैं। मान के चलो एक माध्यम है, देखो प्रकाश अपवर्तन के दूसरा नियम को हम स्नेल के नियम भी कहते हैं। ये लिख लेना तुम लोग, आए समझ में। प्रकाश अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल के नियम कहते हैं, लिख लो कॉपी में। अब मान के चलो हम एक माध्यम लेते हैं, ये तुमको हो गया विरल माध्यम और ये हो गया सघन माध्यम। सघन माध्यम। अब जब भी कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो क्या होगा? ये आपतित किरण, इसको हम कह सकते हैं अपवर्तित किरण। इसको निर्गत किरण भी बोलते हैं, इसको निर्गत किरण भी बोलते हैं। जब भी कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में करेगा तो वो अभिलंब से दूर हटेगा या अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, ये बताओ। तो याद रखना, वो दूर हट के इधर जाना चाहिए तो लेकिन वो इस तरह मुड़ जाएगा। ये हो गया आपतित अपवर्तित किरण। ये हो गया आपतित किरण और ये हो गया अपवर्तित किरण। इसी का नाम है निर्गत किरण। समझ में आया? यानी कि ये किरण ऐसे जाना चाहिए लेकिन यहाँ क्या होगा, ये विरल से आ रहा है और सघन में जब आया तो ये अभिलंब की तरह मुड़ गया। ऐसा समझ में। और दूसरा फिगर यहाँ देखो, मान के चलो ये तुम्हारा हो गया ऊपर में सघन माध्यम, नीचे हो गया विरल माध्यम। इसमें क्या होगा, प्रकाश की किरण जैसे ही मान के चलो ऐसे ये आ रहा है, इसको ऐसे आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये ऐसे आ जाएगा। यानी कि ये जो है ना इससे दूर हट जाएगा अपवर्तित होकर। इसको निर्गत किरण भी कहते हैं। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो मुड़ जाएगा अभिलंब की तरफ, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। ये बात याद रखना, समझ गया। अब मैं कुछ सवाल ले रहा हूँ। आपतन कोण कहाँ बना होता है? आपतन कोण कहाँ बनता है? बनता है। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है। आपतन कोण कहाँ बनता है, जल्दी बताओ। आपतन कोण कहाँ बनता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आपतन कोण। तो आपतित किरण ये हुआ, अभिलंब ये हुआ, ये जो कोण बना इसी को बोलते हैं आपतन कोण। कोण अपवर्तन कोण, तो आपतित अपवर्तित किरण और अभिलंब, इस कोण को यहाँ देख रहा है, ये कोण, इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण। तो समझ गया ना, आपतन कोण कहाँ बनता है, अपवर्तन कोण कहाँ बनता है। आपतन कोण को आई से, अपवर्तन कोण को आर से। आपतन कोण को आई से, अपवर्तन कोण को आर से। और तुम लोग को पहले भी बता चुके हैं प्रकाश परावर्तन में, जैसे मान लो ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, ये अभिलंब हो गया। इस कोण को हम बोलते हैं आपतन कोण, इस कोण को परावर्तन कोण। तो उसी तरह इसमें ये हो गया अपवर्तन कोण नीचे आर और आपतन कोण आई। अपवर्तन और आपतन दो कोण। आपतन अपवर्तनांक के बराबर क्या होता है, जल्दी बताओ।
ये सबको मिटा के तब क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम पूछते हैं तो लोग से सवाल। चलो हम बताने वाले थे ये अपवर्तनांक के बराबर क्या होता है, यानी इसके बराबर में क्या होता है, किसी को पता है बताओ क्या होता है इसका फार्मूला, यानी अपवर्तनांक बराबर जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, इससे हम क्या निकालते हैं, अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे लिख लो अपवर्तनांक के बराबर क्या होता है। अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे में उस माध्यम में प्रकाश की चाल, ये होता है अपवर्तनांक बराबर क्या होता है रे, निर्वात में प्रकाश की चाल अब बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल जिस माध्यम में तुम निकालना चाहता है। लेकिन एक बात याद रखना कि जिस माध्यम में तुम निकालेगा उस माध्यम का जो है चाल मालूम होना चाहिए। अब जैसे मान के चलो निर्वात में प्रकाश की चाल है अब बटे उस माध्यम का, अब जब जैसे मान के चलो जल का माध्यम है निकालने वाला तो जल में प्रकाश की चाल मालूम होना चाहिए, या मान लो कांच का यहाँ पे निकालना है तो कांच का मालूम होना चाहिए, या मान लो गैस का तो गैस नीचे में जब लिखेगा तो गैस का मालूम होना चाहिए, या मान के चलो कि हवा तेज़ हवा तो तेज़ हवा में भी तुमको मालूम होना चाहिए, क्या होना मालूम होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है उस माध्यम में प्रकाश की चाल, जो माध्यम तुम लेगा उस माध्यम का जो है ना चाल मालूम होना चाहिए कि उस माध्यम में प्रकाश का क्या चाल है। निर्वात में प्रकाश की चाल तो है ही, लेकिन नीचे में जो माध्यम तुम लेगा उस माध्यम में प्रकाश का चाल मालूम होना चाहिए, तब तुम जाके अपवर्तनांक निकाल सकता उस चीज़ का, उस वस्तु का, चाहे जैसे कांच का अपवर्तनांक, शीशे का अपवर्तनांक, या हवा का, या मान लो पानी का, ये सब का अपवर्तनांक जब तुम लोग निकालोगे। अब अपवर्तनांक कहते किसको है तो इसका डिफिनेशन भी लिख देते हैं। क्वेश्चन है अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो अपवर्तनांक किसे कहते हैं तो लिखना है क्या है, शून्य में, शून्य मतलब निर्वात में, निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे यह है, यानी क्या कह रहा है कि शून्य निर्वात में या शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में, यानी जिस माध्यम का हम निकाल रहे हैं, प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ये हो गया इसका डिफिनेशन। समझ में आया रे? अब ये बताओ तुम लोग को ये पता है कि प्रकाश की चाल निर्वात में क्या होता है, प्रकाश की जो चाल है निर्वात में क्या होता है ये पता है, बताओ। देखो तो प्रकाश की जो चाल है ना वो 3 लाख होता है। कितना होता है? 3 लाख। निर्वात में प्रकाश की चाल या शून्य में प्रकाश की चाल पूछे तो 3 लाख होता है। अब जैसे मान के चलो हमको कांच का अपवर्तनांक निकालना है, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक निकालना है तो कैसे निकाल लेंगे, तो फार्मूला क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में। तो अब निर्वात में प्रकाश की चाल तो 3 लाख है। और ये देखो एक बात मैं बता देता हूँ, इसका अपवर्तनांक जो होता है ना, कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है। लेकिन यहाँ पे देखो हम फार्मूला बैठा के निकाल रहे हैं तो 3 लाख ये हो गया, और ये जो है कांच में जो होता है उसका 2 लाख होता है चाल पर मीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये भी हो गया किलोमीटर प्रति सेकेंड, इतना चाल होता है। अब देखो यहाँ पे ये सुना तो कट जाता है। अब यहाँ 2 से 3/2 हो गया, भाग देगा तो कितना, 3 का 3, 1 पे 0.5 आ गया ना अपवर्तनांक 1.5, समझ गया।
तो क्या कह रहा है, सवाल में ही कह रहा उस माध्यम, जो माध्यम लेना है। अब मान के चलो हम कि दूसरा सवाल तुम लोग को दे देते हैं, इसको मिटा के यहाँ दूसरा सवाल देते तब आगे बढ़ते हैं। चलो ये दे दिए, मान कर जो जल में प्रकाश की चाल क्या है ये मालूम होना चाहिए, तो जल का अपवर्तनांक हम निकाल सकते हैं। जब ये मालूम हुआ चाल तो इसका अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, फॉर्मूला जानते हैं निर्वात में, तो निर्वात की चाल कितना है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये मालूम है निर्वात में प्रकाश की चाल है। अब कह रहा जल में प्रकाश की चाल मालूम होना चाहिए, तो जल में जो प्रकाश की चाल है 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड है ये। अब यहाँ पे काटो तुमको निकल जाएगा जल का अपवर्तनांक। अब यहाँ पे 3 शून्य और 3 शून्य तो इसे कैंसिल हो गया, इससे भाग दो, ये 300 बट्टा में हो गया 225, काट दो, कितना आ रहा है 60 हो जाएगा, या 5 चौका 20 और 25 25 45। अब फिर काटेंगे तो 20 तिया 60, 15 तिया 45, फिर काटेंगे 4 पंचे 20 और 3 पंचे 15, यानी 4/3, इसको भाग देंगे 1.33, इसका 1.33 यानी 1.34 इसका जो है अपवर्तनांक हो जाएगा, किसका, जल का। कितना निकलेगा जल का अपवर्तनांक 1.33 जल का अपवर्तनांक, और कांच का अपवर्तनांक कितना बताए 1.5। तो आप समझ गए ना कैसे हम अपवर्तनांक निकालेंगे, किसी को कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ जाए, जल्दी बोलो। अब प्रकाश की चाल के बारे में थोड़ा सा लिख लो। तीन गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की चाल है, और किलोमीटर में पूछे तब ये हो गया मीटर में, किलोमीटर में पूछे तब हो जाएगा 3 गुना 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये याद रख। मीटर में पूछे तो 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर में पूछे तो 3 गुना 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये याद रखना इन बात को। तो अब यहाँ पे जो हमने ये बनाई क्या है, किलोमीटर में तो 3 पर 5 को शून्य है, अब मीटर में पूछता तो इसमें क्या होता 3 शून्य बढ़ जाता, यानी 1000 से गुना हो जाता इसमें, तो 3 शून्य बढ़ जाता। चलो मिटा दे, आगे बढ़ जाए। चलो यहाँ एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, यदि हीरे का अपवर्तनांक, यदि हीरे का अपवर्तनांक, यदि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है तो हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात करें, ये सवाल है। यदि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है तो हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात करें। तो हीरे में प्रकाश की चाल कैसे निकालेंगे, फार्मूला बताए हैं, अपवर्तनांक मालूम है, अब बैठा दो। अब मान के चलो हमें यहाँ किसका, तो यहाँ पे लिखेंगे हीरे का अपवर्तनांक का बराबर क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल, अब बटा में हो जाएगा हीरे में प्रकाश की चाल, उस माध्यम, तो माध्यम वो कौन है, हीरा वाला है, तो हीरा का माध्यम। अब ये मालूम है इसका अपवर्तनांक 2.42 है, अब फार्मूला इसका, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख है, और नीचे में वही हो जाएगा हीरा, हीरे में प्रकाश की चाल। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 लगा दो, इससे इसको गुना कर दो, इससे इसको गुना कर दो, समझ गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.42 और गुना हो जाएगा हीरे में प्रकाश की चाल, बराबर में हो जाएगा ये 3 लाख किलोमीटर
प्रति सेकेंड। अब ये इधर गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में चला जाएगा। अब इसको यहाँ पे लिख लो, हीरे में प्रकाश की चाल बराबर में हो जाएगा 3 लाख। अब बट्टा में हो जाएगा 2.42। अब मान के चलो यहाँ पे दशमलव है, इसको उड़ा दिए तो क्या होगा, इसके नीचे में आ जाएगा गुना 100 आ जाएगा कि नहीं। अब मान के जो इससे हम भाग दे रहे हैं तो ये हो जाएगा, ये ऊपर पलट जाएगा 3 और गुना हो जाएगा 100 और नीचे में 242 हो जाएगा। अब काटो तो ये कट रहा है 12 1, ये कटेगा 50। अब फिर इसको काटो, इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे भाग दे दो, गुना 50 बट्टा में 242। इसे इसको गुना करके तब भाग दो, निकल जाएगा। आ गया नहीं, आप समझिए इतना लिखाएगा 121। ये लगभग में आ जाएगा 1,23,967 लगभग, समझ गया। कांच में हीरे में प्रकाश की चाल 1,23,967 लगभग आ जाएगा, भाग देगा तब, यानी कि जिससे भाग इसमें दे देना आ जाएगा। चलो समझ गया कि नहीं। चलो अगला सवाल देखें। चलो मैं अब कुछ जो है ना टेस्ट ले रहा हूँ। अब टेस्ट के लिए मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ। प्रकाश के अपवर्तनांक के नियम कितने होते हैं बताओ। क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तनांक के कितने नियम हैं, या मैं सारे क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बाद पूछ लेंगे। तुम लोग भी लिख लेना, वैसे देख के भी बता सकते हो, क्योंकि जो चीज़ पढ़ा है उस तो याद होगा। चलो टेस्ट के लिए कुछ क्वेश्चन दे दिए हैं हम, चलो तैयार हो जाओ, टेस्ट लेना है। देखते हैं, पहला सवाल ये है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं बताओ। सभी बच्चे से पूछ रहा हूँ, बताओ प्रकाश अपवर्तन के कितने नियम हैं। पढ़ा है ना तुम लोग, तो प्रकाश अपवर्तन के कितने नियम है 2। दूसरा क्वेश्चन है प्रकाश परावर्तन के कितने नियम है, जो कि पहले चैप्टर में हमने पढ़ाए हैं। प्रकाश परावर्तन के कितने नियम है, इसके भी 2 नियम हैं, समझ गया। 2 सही हुआ सबका। तीसरा क्वेश्चन है जल का अपवर्तनांक कितना होता है। जल का अपवर्तनांक कितना होता है, अभी बताए हैं, निकाल के जल्दी बताओ। जल का अपवर्तनांक कितना होता है, अभी बताए हैं ना 1.33। जल का अपवर्तनांक 1.33। और ये क्वेश्चन है अगला कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होता है, कौन सा ऐसा माध्यम है जिसमें सबसे अधिक चाल होता है प्रकाश का। तो उसके लिए देखो, इसके लिए क्या हो जाएगा, निर्वात। निर्वात बोलो या शून्य। हवा का जो निर्वात या शून्य, मतलब हवा जो शून्य होता है निर्वात होता है, उसमें प्रकाश की चाल क्या होता है, सबसे अधिक होता है। अब कह रहा है सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है। अभी जस्ट क्वेश्चन बनाया है तू लोग कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। हीरे का अपवर्तनांक अब देख रहा है ना, यानी कांच का हम निकाले थे 1.5, जल का ये हो गया, हीरा का ये। तो सबसे अधिक पूछे अपवर्तनांक किसका होता है, तो हीरा का, समझ गया। अब है अगर कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगा या अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगा। पहले देखो क्या चीज़ है, उस बात पे ध्यान दे। पहले सघन है बाद में विरल है। पहले सघन है तो यानी कि सघन माध्यम से जाएगा, विरल में तो क्या होगा, वो दूर हट जाएगा। और जब पहले विरल होता बाद में सघन, तो विरल से जब सघन में जाता तो वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाता, लेकिन यहाँ पे दूर हट रहा है। इसका उत्तर क्या होगा, दूर हटेगा, दूर हटेगा, समझ गया। अब ये लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा दर्पण है जो वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। कौन सा ऐसा दर्पण है जो वस्तु का क्या करता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण ही बनाता है, अवतल दर्पण, समझ गया।
अब कह रहा है किस दर्पण को हम अपसारी दर्पण कहते हैं, कौन सा ऐसा दर्पण है जिसको अपसारी दर्पण कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तल। उत्तल दर्पण को ही अपसारी दर्पण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं। हमने बताए हैं कि m बराबर फार्मूला होता है h1/h2 होता है कि नहीं, या इसको ऐसे कह सकते हैं ये h1 हो गया वस्तु की ऊंचाई, ये एक हो गया वस्तु की ऊंचाई, समझ गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, आवर्धन, आवर्धन कहते हैं। यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन। ये याद रखना, क्या कहते हैं, आवर्धन। चलो इतना क्वेश्चन में कितना तुम लोग का सही आया, कितना गलत हुआ कितना सही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 क्वेश्चन लिए, 9 में कई सही हुआ, जल्दी बताओ। तो समझ गया नहीं क्वेश्चन कितना हल्का है, जो बताया हूँ वही सवाल पूछ रहा हूँ। और भी क्वेश्चन है, अब इनको मिटा के मैं फिर क्वेश्चन ले तो फिर पूछूंगा, तुम लोग तब तक इसको रेडी रखो। चलो देखो यहाँ फिर मैं क्वेश्चन ले लिया हूँ 1 2 3 4 5 6 को क्वेश्चन लिया, यानी कि हम तुम लोग से 30-35 क्वेश्चन पूछेंगे अभी, समझ गया। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कौन सा गोलीय दर्पण उभड़ा होता है। गोलीय दर्पण का 2 तरह के होते हैं, वैसे तो मैं 3 बताया हूँ, लेकिन इसमें कह रहा है कौन सा गोलीय दर्पण है जो उभड़ा होता है। तो उभड़ा होता है उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण ही क्या होता है, बाहर की तरफ रहता है, और अवतल जो अंदर की तरफ धंसा होता है। तो उभड़ा यही हो, जो बाहर की तरफ वही उभड़ा होता है। दूसरा क्वेश्चन, यदि कोई गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। अब मान के चलो कोई गोलीय दर्पण है और उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितना होगा। तो वक्रता त्रिज्या इसकी 2 गुनी, यानी फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, यानी अगर हम फोकस पूछे तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और फोकस की वक्रता त्रिज्या 2 गुनी होती है। तो 20 को तुम क्या करो, 2 से गुना कर दो, ये 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। फोकस दूरी कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आते इसमें किसी भी दर्पण के किस साइड में पेंट के, कोई भी दर्पण ले लो, समतल उत्तल अवतल, कोई भी दर्पण किस साइड पेंट होगा, हमेशा कोई भी दर्पण होगा उसके दाएं साइड पेंट होगा। ये बताइए ना, किस साइड पेंट होगा, दाएं साइड, दायां साइड, दायां साइड पेंट होगा। अब कह रहा है m का जो धनात्मक मान क्या बताता है कि प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, काल्पनिक होगा, उल्टा होगा, सीधा होगा। m का धनात्मक मान हमेशा क्या बताता है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, तेजी से बताओ। m का धनात्मक मान क्या दर्शाता है। m का जो धनात्मक मान होता है ना, वो प्रतिबिंब के बारे में बताता है। प्रतिबिंब जो जब भी m का मान धनात्मक आए यानी प्लस आए तो काल्पनिक और सीधा हो जाएगा, और वही जब माइनस में आए तो वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m का धनात्मक मान क्या दर्शाता है, काल्पनिक और सीधा। और जब m का पूछ दे कि m का ऋणात्मक मान, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वास्तविक उल्टा। धनात्मक पूछे तो काल्पनिक सीधा, अब ऋणात्मक पूछे तो वास्तविक उल्टा। अब एक क्वेश्चन दिया है कि कौन सा ऐसा दर्पण है जो वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो ऐसा दर्पण है उत्तल और समतल, ये दो दर्पण है उत्तल और समतल, जो क्या होता है, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अगला है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। सभी बच्चे को बताए हैं कि समतल दर्पण जो है ना, एक गोलीय दर्पण का एक छोटा सा भाग है। अब गोलीय दर्पण का त्रिज्या किसी को मालूम नहीं है तो उस समतल दर्पण का कैसे फोकस दूरी मालूम होगा, त्रिज्या मालूम होगा, समझ गया। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए लिख देते हैं अनंत, अनंत। इसकी अगर पूछे फोकस दूरी तो अनंत, क्योंकि मान के चलो किस गोलीय दर्पण का वो छोटा भाग है जो समतल की तरह दिख रहा है, ये तो किसी को मालूम नहीं। अगर वो मालूम होगा तब ना उसका त्रिज्या बताएगा। तो ये मालूम ही नहीं तो फोकस दूरी क्या कैसे बताएगा, इसलिए हम उसके लिख देते अनंत। यानी समतल दर्पण की फोकस दूरी पूछे तो अनंत लिख देना है, समझ गया। तो सभी बच्चे इतने क्वेश्चन को समझ गए। अब मैं फिर इन सभी क्वेश्चन को मिला और आगे क्वेश्चन ले लेता हूँ। चलो आ जाओ, यहाँ पे देखो क्वेश्चन है। क्वेश्चन तुम लोग पहले लिख लो अच्छे से, अब पढ़ लो और उसको बनाओ। मैं पढ़ देता हूँ पहले क्वेश्चन को क्या क्या लिखा हुआ है। यदि कोई किरण अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी, पहला क्वेश्चन। दूसरा, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की डैश होती है।
तीसरा क्वेश्चन है कि F बराबर R/2 किस दर्पण में लागू होता है। तीसरा है स्नेल का नियम किसे कहते हैं। चौथा है निर्गत किरण और अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनता है। आगे क्वेश्चन है तारों की टिमटिमाने का क्या क्या कारण है। जल में रखी छड़ी जो टेढ़ी मेढ़ी दिखाई थी इसका क्या कारण है। समझिए ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो, यदि कोई किरण अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद वह कहाँ से गुजरेगी, तो फोकस से गुजरेगी। समझ गया, समांतर आती है तो फोकस से गुजरती है, और फोकस की तरफ से आती है तो समांतर गुजरती है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, समांतर। समांतर आती है ना, क्या कह रहा है, समांतर आती है तो फोकस से गुजरेगी। और दूसरा कह रहा है गोलीय दर्पण के फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। और वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी, अब फोकस दूरी की 2 गुनी होती है वक्रता त्रिज्या, ये याद रखना। और यहाँ देखो F बराबर R/2, अब यहाँ पे देख रहा है ना, यही फार्मूला यहाँ पे सेट कर रहा है, यही वाला, यही क्या सेट कर रहा है कि 2F बराबर R हो जाएगा, और 2 को इधर दे देंगे तो F बराबर ये हो गया ना, यानी कि 2 गुनी होती है वक्रता त्रिज्या, और F बराबर हो गया R/2, यानी कि आधा हो जाता है फोकस दूरी उसका वक्रता त्रिज्या की। तो हम यहाँ पे ये जो लिखा है कि F बराबर R/2 किस दर्पण में लागू होता है, तो दोनों दर्पण में होता है, उत्तल अवतल, दोनों दर्पण में ये लागू होता है। उत्तल में भी लागू होता है, अवतल में भी लागू होता है। स्नेल का नियम किसको कहते हैं, अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम, यानी कि साइन आई बटा में साइन आर, साइन आई बटा साइन आर जो है स्नेल के दूसरे नियम है। अब कह रहा निर्गत कोण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, निर्गत कोण या अपवर्तन कोण। देखो हम क्या बताएं, निर्गत किरण मान के चलो ये है, अब ये सघन माध्यम हो गया और ये विरल हो गया। अब इधर से कोई किरण आ रहा है तो विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा ना, इस कोण को हम कहते हैं, यही ना हुआ अपवर्तित किरण। इसी किरण को हम निर्गत किरण भी कहते हैं। ये कोण अभिलंब और ये कोण, तो इसी को कहते हैं निर्गत कोण, यानी आर को निर्गत कोण बोलो या अपवर्तन कोण। इस कौन सा कोण बनता है, निर्गत कोण या अपवर्तन कोण, याद रखना। तारों का टिमटिमाने का क्या कारण है, तारे क्यों टिमटिमाते प्रतीत होता है, क्यों, किस लिए हो रहा है, बताओ जल्दी। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, प्रकाश अपवर्तन के कारण। किसके कारण, प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश अपवर्तन के कारण जो है तारा टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। दूसरे क्वेश्चन, जल में रखी छड़ी जो है टेढ़ी मेढ़ी दिखाता है, ये भी है प्रकाश अपवर्तन के कारण। सिक्के का उभड़ा हुआ प्रतीत होना, ये भी प्रकाश अपवर्तन के कारण है। समझ गया। आगे फिर मैं क्वेश्चन इनको मिटा के आगे क्वेश्चन ले लेता हूँ, तब बढ़ते हैं आगे। चलो अब जो है क्वेश्चन लेने से पहले तुम लोग को एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ। अगर मान के चलो प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या क्या उसका बदलता है, कौन कौन सा ऐसा पॉइंट है जो बदलता है। समझ गया। इस क्वेश्चन को लिख लो, क्वेश्चन को लिख लो। यदि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका, आवाज़ नहीं, तो उसका क्या क्या बदलता है। यानी जब मान के चलो कि प्रकाश के ये किरण हो गया, ये कोई माध्यम है, और जब ये किरण इस माध्यम में जाती है तो क्या क्या बदलता है। इस माध्यम में जब जाती है तो क्या क्या बदलता है, जल्दी बताओ। क्या क्या बदलती है इस माध्यम में जब जाती है तब, प्रकाश की किरण यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। तो पहला नंबर में लिखो उसकी चाल में परिवर्तन, चाल में परिवर्तन। दूसरा, दिशा और चाल बदलती है, दिशा और
चाल बदलती है। तीसरा हो जाएगा दिशा और जब चाल बदलती है तो क्या होता है, वेग में परिवर्तन। दिशा और चाल बदलती है तो इसी में लिख दो, तो वेग में परिवर्तन होती है। दिशा और चाल जब भी बदलता है तो क्या होता है, वेग में परिवर्तन होता है। और तीसरा नंबर उसकी चाल बदलती है, परिवर्तन या बदलती है एक ही बात हुआ, उसकी चाल में चाल बदलती है। और तीसरा नंबर लिख दो उसकी दिशा बदलती है, बदलती है। चाल भी बदलती है और दिशा भी बदलती है। और जब ये दोनों बदलती है तो उसके वेग में भी परिवर्तन हो जाता है। कोई भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है तब। और चौथा क्या है, आवृत्ति नहीं बदलती है। पूछ देगा क्वेश्चन में, अगर प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या नहीं बदलती है, तो क्या बताना है, आवृत्ति नहीं बदलती है। सब कुछ इसका बदल रहा है लेकिन आवृत्ति नहीं बदल रहा है, ये याद रखना। अब मैं क्वेश्चन यहाँ पे ले लेता हूँ, इन सब को तुम लोग लिख लो, उसके बाद मैं क्वेश्चन लेके आगे बढ़ता हूँ। फिर तुम लोग देखता हूँ कौन कौन क्वेश्चन का जवाब दे पाता है, कौन का नहीं दे पाता। समझ गया। तो ये एक पॉइंट था जो कि छुटा हुआ था, तो यहाँ पे हम ले लिए। समझ गए। अब मैं कुछ पॉइंट को लिखा देता हूँ। चलो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन हम किए हैं कि मान के चलो, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या नहीं बदलती है। बताओ जल्दी, अभी तुरंत बताया हूँ। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या नहीं बदलती है, तो यहाँ देखो आवृत्ति नहीं बदलती। क्या नहीं, आवृत्ति ये नहीं बदलता है। समझ गया। चलो अच्छा ये बताओ, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, आवृत्ति का एसआई मात्रक HZ। समझ गया, HZ का मतलब हर्ट्ज। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। चाल का तो सभी जानता है, चाल का एसआई मात्रक क्या होता है रे, मीटर प्रति सेकेंड। चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। वेग के बारे में पढ़ा है ना, वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, ये भी होता है मीटर प्रति सेकेंड। चाल का एसआई मात्रक, वेग का एसआई मात्रक, दोनों का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। चलो यहाँ देखो, ये सभी ना आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज, चाल का एसआई मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकेंड, वेग का भी हो गया। तो ये सभी बच्चे ये नोट कर लिए, और ये जो क्वेश्चन हम किए थे इस क्वेश्चन के बारे में ये जवाब है। समझ गया। तो आगे बढ़ जाते हैं इन सबको मिटा के। चलो ये हम दो क्वेश्चन लिए हैं। मनुष्य कितनी आवृत्ति को सुन सकता है, मनुष्य का जो क्षमता है सुनने का, वो कितनी आवृत्ति यानी कितने हर्ट्ज तक वो सुन सकता है। तो इसका जो जवाब होगा क्या होगा, कोई जानता है बताओ। यानी कि 20 हर्ट्ज से लेकर यानी 20,000 हर्ट्ज इतना तक सुन सकता है मनुष्य की आवृत्ति। सुनने की जो आवृत्ति है, क्षमता है, वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक जो है वो सुन सकता है मनुष्य। समझ गया। एक और क्वेश्चन है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी किसी माध्यम में, कोई भी माध्यम हो, उसमें प्रकाश की चाल 1,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, तो इस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो अपवर्तनांक क्या होगा, मान लो कोई माध्यम है जिसका चाल इतना है, तो उस माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा, तो ये कह रहा है सवाल में। ये तो यहाँ पे लिखेंगे अपवर्तनांक। तो हम जानते हैं, सीधा लिख दो, हम जानते हैं कि अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, निर्वात
निर्वात में प्रकाश की चाल, अब बटा में उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो उस माध्यम तो ये हो गया ना जिस माध्यम के निकालने के लिए कह रहा है। तो निर्वात में हो गया तुमको कितना 3 लाख, और उस माध्यम में कितना 1,25,000। तो अब अपवर्तनांक निकालेंगे कैसे, 3 शून्य तो कट गया, अब 125, यानी कि 300 में हम 125 से भाग दे देते हैं। यहाँ हो जाएगा 60, यहाँ हो जाएगा तुमको 25, 25 और 12 पंचे 60, ये कितना निकला 12/5। भाग देंगे तो 5 दूना 10, 10.2, 5 चौका 20, 2.4, कितना निकल रहा है 2.4। अब बताओ ये किसका अपवर्तनांक है 2.4, बताओ ये किसका अपवर्तनांक निकला है, हीरा का अपवर्तनांक है। समझ गया, अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए कह रहा था, अपवर्तनांक निकाल दिए। अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ, उसके बाद तू लोग उस क्वेश्चन को बनाना, फिर हम बनाएंगे। समझ गए, यानी कि टेस्टे हो रहा है ना अभी, तो थोड़ा सा बीच में कुछ पॉइंट आ जाता है, वो बता देते हैं, उसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं। आ जाओ, यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन लिए हुए, 1 2 3 4 5 6 7 गो क्वेश्चन है, यहाँ एक ठो है 8 गो क्वेश्चन। देखते हैं तुम लोग कितना बना लेते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु से टकराकर प्रकाश वापस मुड़ जाना क्या कहलाता है। कोई भी वस्तु है और उससे जब उस पर प्रकाश पड़ता है, वहाँ से टकराकर वापस मुड़ जाता है, उसको क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। दूसरा क्या है, वस्तु को कहाँ रखे कि अवतल दर्पण में आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ रखे, जल्दी बताओ, वस्तु को कहाँ रखे कि अवतल दर्पण आभासी और, तो देखो वस्तु को जो रखेगा ना, ये पी क्या है, ध्रुव, और एफ क्या है, फोकस। ध्रुव और फोकस के बीच जब हम वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो आभासी बनता है और बड़ा बनता है। समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन है, वस्तु को कहाँ रखे कि प्रतिबिंब अनंत पर बन जाए। वस्तु को कहाँ रखे, जब भी हम वस्तु को कहाँ रखते हैं, एफ पर, किस पे, फोकस पर। फोकस पर एफ हो गया, यानी फोकस पर जब भी हम अवतल दर्पण में कोई भी वस्तु को रखते हैं, समझ गया, तो वो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बन जाता है। कहाँ बन जाता है, उसका अनंत पर बन जाता है। ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा आवाज़ आ रहा था किसी का। चलो, वस्तु को कहाँ रखे कि प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो बता दिए फोकस पर रखेगा, अनंत पर बन जाएगा। ये क्वेश्चन अगला है, यदि एफ और वक्रता केंद्र के बीच, यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। प्रतिबिंब कहाँ, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच जब भी वस्तु को रखते हैं तो वो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच जो है प्रतिबिंब बनता है। इसका मतलब काल्पनिक, और क्या बनता है, सीधा काल्पनिक नहीं बनता। काल्पनिक कैसे बनेगा, ये मतलब अनंत में बन रहा, इधरे बन रहा है, तो ये वास्तविक और उल्टा बनेगा। समझ गया, जब भी वस्तु अगर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में है तो वो बनेगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा, ये याद रखना। चलो आगे क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण को कहाँ रखे कि समान आकार का प्रतिबिंब बना दे। तो अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखेंगे कि समान आकार के। हम जानते हैं कि वक्रता केंद्र पर जब भी रखते हैं वस्तु को तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनता है, तो समान आकार का ही बनता है। जितना बड़ा वस्तु रखते हैं उतने बड़ा वस्तु बनता है। कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पे ही। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रतिबिंब जो है ना 2 प्रकार के होते हैं, कि वास्तविक होता है और दूसरा काल्पनिक। वास्तविक और काल्पनिक यानी कि 2 प्रकार के। एक क्वेश्चन आ गया अलग से कि लेंस कितने होते हैं, तो लेंस जो है ना 2, यानी 2 प्रकार के लेंस होते हैं। यहाँ पे लिख लेना, लेंस कितने प्रकार के थे, 2 प्रकार के। एक क्वेश्चन और है, आपतन कोण का मान 45 हो तो परावर्तन कोण का। हम जानते हैं कि एक तल पर अगर एक लंब खड़ा है, अगर इधर से आपतित किरण आ रहा है
और ये मुड़ के परावर्तित किरण हो जाता है। तो इधर वाला कोण जब अगर 45 दिया है तो इधर वाला भी कोण 45 से होगा। समझ में आया? यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। तो आपतन जब 45 है तो परावर्तन भी 45 से होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 45 डिग्री का। समझ गया क्वेश्चन को? थोड़ा सा क्वेश्चन और है, उनको भी ले लेते हैं। चलो ये 3-4 क्वेश्चन बचा था, इसके बाद मैं इस वीडियो को एडिट कर दूंगा। चलो यहाँ पे लिखा है कि दो समतल दर्पण के बीच रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनेगा। यानी कि अगर मान के चलो आगे और पीछे 2 दर्पण रख जाए, उस बीच में कोई व्यक्ति को खड़ा कर दिया तो जाए उसका प्रतिबिंब कितना बनेगा। अगर किसी को मालूम नहीं है तो नाई की दुकान में जाना और आगे पीछे पर जो दर्पण लगा होता है वो समतल दर्पण रहता है और उसके बीच में खड़ा हो जाना, तो तुम्हें दिखाई देगा कितना प्रतिबिंब बन रहा है। यानी हम कह सकते हैं अनंत। जब हम गिनिए नहीं सकते हैं तो अनंत हो गए, अनंत। ये अनंत प्रतिबिंब बनेगा। सूर्य या पृथ्वी कौन घूमता है? सूर्य और पृथ्वी में कौन घूम रहा है, जल्दी बताओ। तो देखा जाए तो ये जो है ना, पृथ्वी 365 दिन में एक चक्कर ले लेता है। कौन घूमता है रे? पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमता है। पृथ्वी किसके चारों ओर घूमता है? सूर्य के चारों ओर। पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लेता है तो कितने दिन में लेता है? 365 दिन कुछ घंटे, यानी 4-5 जो भी घंटा हो, इतना कुछ घंटे लेता है। सूर्य के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? सूर्य के द्वारा जो एक वर्ष में दूरी तय होता है उसको क्या कहते हैं? जल्दी बोलो, क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष। सूर्य के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो प्रकाश वर्ष। प्रकाश में कितने गुण होते हैं? तो 2 गुण होते हैं। 2 गुण, यानी द्विगुणी होते हैं प्रकाश। पहला तो ऊर्जा देता है और दूसरा में क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग। ये एक विद्युत चुंबकीय और दूसरा ऊर्जा, ये 2 होते हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश में कितने गुण? 2 गुण। समझ गया? अब अगले वीडियो में हम लोग लेंस के बारे में देखेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।